वेलकम बैक फ्रेंड्स टू अवर DSSB चैनल दैट इज़ A1 इंग्लिश 360 डिग्री। आज मैं साहिबा विक फिर आपका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। तो TS इलियट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम लास्ट क्लास में कर रहे थे और आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए थर्ड लेक्चर प्रीवियस ईयर्स का TS इलियट का करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। व्हाट इज़ द TS इलियट सेंस ऑफ ट्रेडिशन? TS इलियट का सेंस ऑफ ट्रेडिशन क्या है? TS इलियट ने ट्रेडिशन के बारे में बेसिकली क्या कहा है? अकॉर्डिंग टू TS इलियट, ट्रेडिशन वो पार्ट है जो कनेक्ट करता है किसको? हमारे पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं किसके लिए? हमारे जो आज का प्रेजेंट है उसको फंक्शनिंग करने में वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं। बिकॉज ऐसा नहीं होता पास्ट ख़त्म हो गया तो हो गया, नहीं, पास्ट में जो भी हमने किया होता है वही हमें प्रेजेंट में मिलता है। तो फंक्शनिंग ऑफ प्रेजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑन द पास्ट ऑफ आवर लाइफ। यही वो कह रहा है कि ट्रेडिशन इज दैट पार्ट ऑफ लिविंग कल्चर, यानी प्रेजेंट कल्चर, लिविंग कल्चर inherited from past and functioning in the formation of present ठीक है। तो जो पास्ट है वो प्रेजेंट की फंक्शनिंग पे ज़रूर इफ़ेक्ट करता है। तो ये हमें किस ऑप्शन में देखने को मिलता है? A. Know and understand the past as a whole. B. Admire, know and perhaps intimate a few past poets. Learn and study literary history and concurrent socio-political economic movements. Be critically conscious to the main literary trends, perhaps enriched by smaller. So it is option number D. Be critically conscious to the main literary trends and perhaps enriched by smaller, यानी कि जो मेन लिटरेरी ट्रेंड्स हैं, critically conscious to the main literary trends. Question 2. When Eliot makes these observations, what is the rejecting? जब इलियट्स ये ऑब्जर्वेशंस करता है, व्हाट इज़ द रिजेक्टिंग? वो किसको रिजेक्ट करता है? तो पहले ये पढ़ लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन आर्ट एंड द इवेंट इज ऑलवेज एब्सोल्यूट. द पोएट हैज़ नो पर्सनैलिटी टू एक्सप्रेस, ही इज़ मेयरली अ मीडियम in which impressions and expressions combine in peculiar and unexpected ways. Impression and experiences which are important for the man may find no place in his poetry, and those which became important in the poetry have no significance for the man. So basically वो ये कहना चाहता है, there is always a difference. वो ये कहना चाहता है there is always a difference between किसके between artistic emotions and personal emotions. आर्टिस्टिक इमोशंस में और पर्सनल इमोशंस में डिफरेंस होता है, क्योंकि जो भी आर्ट के टाइम पे वो इमोशंस रखता है करेक्टर फॉर्म करने में, उससे उसको अपने पर्सनल इमोशंस को अलग रखना होता है। यही कहना चाहता है, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन आर्टिस्टिक इमोशंस एंड पर्सनल इमोशंस एंड ही इज़ फोकसिंग ऑन द थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी को, थ्योरी को वो रिजेक्ट करता है। वो पूछता है कौन सी थ्योरी रिजेक्ट करते हैं? TS इलियट रिजेक्ट करते हैं रोमांटिक सब्जेक्टिविज्म।
क्योंकि रोमांटिक एज में जो सब्जेक्टिविज्म बहुत ज़्यादा आ गया था उसको वो रिजेक्ट करते हैं. रोमांटिक पोएट्स थे जैसे जॉन कीट्स, वर्ड्सवर्थ वगैरह ये सब. क्वेश्चन थर्ड. T.S. Eliot quotes this sentence in one of his essays. He was desirous to use English words with a foreign idiom. Who originally said this and about whom this was said? So ये किसने कहा था? He was desirous to use English words with a foreign idiom. ये कहा था. This is being said by Dr. Samuel Johnson. डॉक्टर सैम्यूल जॉनसन ने ये लाइन कही थी और इन्होंने कहा था ये मिल्टन के बारे में कि मिल्टन इज डिजायरस टू यूज इंग्लिश वर्ड्स. सो अबाउट मिल्टन, ही सेड अबाउट मिल्टन. उन्होंने ये बात मिल्टन के बारे में कही एंड टी.एस. इलियट ने इसी बात को कोट कर दिया. इसी बात को कोट करके कह दिया जो सैमुअल जॉनसन ने कही थी. किसके बारे में कही थी? जॉन मिल्टन के बारे में कही थी. बात कही थी लिव्स ऑफ द पोएट में. लिव्स ऑफ पोएट्स, लिव्स ऑफ इंग्लिश पोएट्स. सो इट इज जॉनसन, सैमुअल जॉनसन said to Milton. Question 4. In Eliot's consideration, the poets of the 18th century were intellectual. Eliot के अकॉर्डिंग जो पोएट्स थे 18वीं सेंचुरी के वो बहुत इंटेलेक्चुअल थे. Who thought but did not feel. जो थिंक करते थे बट फीलिंग नहीं करते थे. रोमांटिक एज के जो आए वो क्या करते थे? वो फील करते थे अंदर से बट वो ज़्यादा सोचते नहीं थे. Tennyson, Browning can merely reflect or ruminate but can't express their experience poetically. So, Eliot diagnosed this and coined the phrase. So, the option is answer B, disassociation of sensibility. Disassociation of sensibility means detachment of थॉट्स, डिटैचमेंट करना थॉट्स की फ्रॉम सेंसेशन, फ्रॉम इमोशंस. Five. Why does Eliot say no poet, no artist of any art has its कंप्लीट मीनिंग अलोन? यानी कि कोई भी पोएट, कोई भी कवि, कोई भी आर्टिस्ट, कोई भी आर्ट अपने आप में कंप्लीट नहीं होती अलोन. इसका ये एक सिंबॉलिक मतलब है कि कोई भी चीज़ पास्ट में, जैसे कि बिकॉज द पास्ट शुड बी ऑल्टर्ड बाय द प्रेजेंट एज मच एज. यानी कि जो पास्ट है वो ऑल्टर किया जाना चाहिए किससे? प्रेजेंट से. यानी कि जो पास्ट हमें हो चुका है वो थोड़ा बहुत प्रेजेंट से, प्रेजेंट में जो हो रहा है उससे थोड़ा सा पास्ट को ऑल्टर कर दो. उतना ही करो बस जितना प्रेजेंट इज डायरेक्टेड बाय द पास्ट, जितना प्रेजेंट पे इफेक्ट पड़ रहा है पास्ट का. जो प्रेजेंट है वो जितना डायरेक्टेड हो रहा है, जितना गाइडेड हो रहा है पास्ट से, जितना इफेक्ट पड़ रहा है प्रेजेंट पे किसका? पुराने पास्ट का, बस उतना ही ऑल्ट्रेशन करो. यानी कि एक तरीके से कहना चाह रहे हैं कि पास्ट इनवैलिड नहीं है, पास्ट का भी महत्व है किसमें? प्रेजेंट में. ठीक है. सो ऑप्शन आंसर विल बी ऑप्शन ए. क्वेश्चन 6. T.S. Eliot's The Wasteland is dedicated to second Miguel Fabro, the better craftsman. So जो वेस्टलैंड है वो डेडिकेट की जाती है किसको? बेटर क्राफ्ट्समैन को. बेटर क्राफ्ट्समैन किसका नाम है? इट इज़ बीइंग डेडिकेटेड टू हिज फेलो फ्रेंड इजरा पाउंड, जो कि उनका दोस्त था. सो इजरा पाउंड को डेडिकेट किया जाता है बिकॉज इजरा पाउंड ने क्या किया था? इजरा पाउंड जो था उसने कट की थी 200 लाइन्स. 200 लाइन्स को इजरा पाउंड ने कट किया था फ्रॉम द लास्ट स्टेंजा ऑफ वेस्टलैंड.
क्योंकि उनको वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं लगी तो उन्होंने कट शॉर्ट कर दिया, और कट शॉर्ट करने से वो पोएम एकदम एक्यूरेट हो गई, कौन सी, वेस्टलैंड। तो इसलिए इजरा पाउंड को उसका क्रेडिट दिया जाता है, एंड इट इज बीइंग डेडिकेटेड टू इजरा पाउंड। क्वेश्चन 7, अबाउट whom did T.S. Eliot write a thought to him was an experience? ये किसके बारे में T.S. Eliot लिखते हैं कि a thought to him was an experience? So this is being written for John Donne. ये जॉन डोन के लिए बोलते हैं, कौन बोलते हैं, T.S. Eliot, एंड जॉन डोन कौन थे, he was the leader of metaphysical school of poetry. John Donne was the leader of metaphysical school of poetry. एंड ही कंपोज, जॉन डोन वही व्यक्ति थे जिन्होंने कंपोज की थी 19 रिलीजियस पोएम्स, 19 रिलीजियस पोएम्स के लिए फेमस थे। ही वॉज द पर्सन, ही वॉज द ऑथर हु कंपोज्ड 19 रिलीजियस पोएम्स, 19 रिलीजियस पोएम्स और होली सोनेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, द वेस्टलैंड वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन, वेस्टलैंड जो वर्क है सबसे पहले किस में पब्लिश्ड हुआ था? सो इट वॉज पब्लिश्ड इन द क्राइटेरियन मैगजीन, क्राइटेरिया मैगजीन में पब्लिश्ड हुआ था इन 1922, एंड लेटर ऑन इन इट वॉज पब्लिश्ड इन न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में पब्लिश्ड हुआ था। न्यूयॉर्क में कौन सी मैगजीन में पब्लिश्ड हुआ था? द डायल। क्वेश्चन 9, अ वुमन ड्रू हर लॉन्ग ब्लैक हेयर आउट टाइट एंड फिडल्ड विस्पर म्यूजिक ऑन दो स्ट्रिंग्स। एक लेडी है जिसने अपने बाल खोले हुए हैं, टाइट स्ट्रिंग, एंड फिडल्ड विस्पर म्यूजिक, और वो अपने बालों के स्ट्रिंग से जैसे मानो म्यूजिक बजा रही हो। सो दिस इज द लाइन फ्रॉम, ये लाइन कहाँ से है? दिस इज द लाइन फ्रॉम वेस्टलैंड, T.S. Eliot के वेस्टलैंड से है, और लास्ट सेक्शन 5th सेक्शन से व्हाट द थंडर सेड। क्वेश्चन नंबर 10, मिगलियर फेब्रो इज द एक्सप्रेशन यूज फॉर, मिगलियर फेब्रो एक एक्सप्रेशन है जो यूज किया गया है किसके लिए? इजरा पाउंड के लिए, इजरा पाउंड के लिए यूज किया गया है। और इजरा पाउंड कौन है? इजरा पाउंड जो है उनकी इजरा पाउंड उनका फेलो फ्रेंड भी था और पोएट भी था, एंड ही हेल्प्ड हिम, उसने हेल्प किया था इजरा पाउंड ने किसको? T.S. Eliot को, बाय कटिंग शॉर्ट द पोएट, तो पोएम को कटिंग शॉर्ट करके हेल्प किया था। क्वेश्चन 11, द लाइन आई एम नो प्रिंस हेमलेट नॉर वॉज मेंट टू बी अपीयर्स इन T.S. Eliot's which work? ये बात किसने कही थी? ना तो मैं प्रिंस हेमलेट हूँ और ना तो मैं प्रिंस हेमलेट बनना चाहता हूँ। सो दिस इज बीइंग सेड इन द वर्क द लव सॉन्ग ऑफ J. Alfred Prufrock। इसमें J. Alfred Prufrock में ये बात कही गई थी। क्वेश्चन 12, विच Indian character utters the question do I eat a peach? कौन सा इलिटियन करेक्टर था जिसने ये अटर किया था क्वेश्चन दैट डू आई ईट अ पीच? हेयर इससे सिम्बोलाइज्ड मीनिंग है। पीच जो है बेसिकली वो सेक्सुअलिटी का सिंबल है, बिकॉज पीच इज़ अ वेरी सॉफ्ट एंड फ्रेश थिंग। सो ये सेक्सुअलिटी का सिंबल है। और ये कहता कौन है? दिस इज अ इलिटियन करेक्टर। कौन इलिटियन करेक्टर कहता है ये बात? प्रूफ्रॉक कहता है, because he is suffering from anxiety। वो एंजाइटी से सफ़र कर रहा है। he is suffering from anxiety and social fear about
सोशल फियर है उसको इंटीमेसी का एंड सोशल कॉन्टैक्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, in its final published version T.S. Eliot's The Wasteland contains a total of final version में जब कट शॉट वगैरह हो गया सब कुछ 200 लाइन्स हटा दी गई, फाइनल वर्जन में कितनी लाइन्स रह गई थी वेस्टलैंड के अंदर? सो इट वाज 434 लाइन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following characters from Eliot's The Wasteland is not correctly matched? सो इनमें से कौन सा ऐसा करेक्टर है जो इलियट के वेस्टलैंड में से नहीं है? इज नॉट करेक्टली मैच। टाइपिस्ट है, मैडम सोसोस्ट्रिस है, यंग मैन है, बट द मर्चेंट फ्रॉम यूजिनिडिस नहीं है। मर्चेंट फ्रॉम यूजिनिडिस इज नॉट अ करेक्टर फ्रॉम द वेस्टलैंड, ये करेक्टर नहीं है। क्वेश्चन 15, T.S. Eliot फाउंड स्पिरिचुअल सपोर्ट। T.S. Eliot को स्पिरिचुअल सपोर्ट मिलता है, ठीक है। स्पिरिचुअल सपोर्ट किस धर्म में मिलता है उसको? ए हिंदुइज्म, बी क्रिश्चियनिटी, सी बुद्धिज्म और डी जुडाइज्म। सो इट इज क्रिश्चियनिटी because he was baptized in London in 1927 and says himself Anglo-Catholic in religion। अपने आप को कहते थे वो एंग्लो कैथलिक इन रिलीजन बिकॉज ही वॉज बैप्टाइज्ड इन लंदन एंड एज क्रिश्चियन।